हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफिशियल में मैं जयप्रकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हमारा है शिक्षण अभिरुचि से है शिक्षण अभियोग्यता, जो बीएड से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जो 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है 40 नंबर का, जो बीएड का एंट्रेंस का एग्जाम जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट लोग, उसके लिए है। तो हमारा आज का टॉपिक है शिक्षण अभियोग्यता, और इसका पहला है शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण। क्या है शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण? चलिए हम लोग देखते हैं। तो शिक्षा, एजुकेशन, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृति के दो शब्द से मानी जाती है। एक है शिक्ष धातु तथा दूसरा है सच धातु। शिक्षा का अर्थ है सीखना अथवा ज्ञान प्राप्त करना करना अध्ययन करना ही शिक्षा कहलाता है। साच का अर्थ है अनुशासन में रखना, नियंत्रण में रखना तथा निर्देश देना। अगला हमारा है शिक्षा के अनुरूप अथवा समान अर्थ वाला संस्कृत भाषा में एक शब्द और है जो विद्या, जो संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना अथवा ज्ञान प्राप्त करना। जानने के मुख्य रूप से दो बातों को सम्मिलित किया जाता है। कौन कौन सा भाषा है? पहला हमारा है पहला परिवेश में या बाहर से आरोपित ज्ञान को जानना, अर्थात शिक्षक बालक को जो ज्ञान प्रदान कर रहा है वह उसको जाने और उसके समझे। दूसरा है हमारा है बालक अपने अंतर्निहित ज्ञान को पहचाने और समझे। शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन का शब्द प्राय विद्वानों के अनुसार एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से शब्दों से हुई है। जो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है शिक्षित करना। एडुकेटम का मतलब क्या है? शिक्षित करना। एडुकेटर शब्द ई और डूको दो शब्द से मिलकर बना है। इसका अर्थ है ई का अर्थ हो गया अंदर से और डूको का अर्थ हुआ आगे बढ़ना। ठीक है। लैटिन भाषा के एडुकेयर और एडुसियर शब्द भी शिक्षक के इसी अर्थ को प्रकट करते हैं। एडुकेयर का अर्थ है शिक्षित करना, बाहर ले आना या विकसित करना। टू एजुकेट, टू ब्रिंग अप और टू राइज। एडुसियर का अर्थ है विकसित करना, बाहर निकालना। टू ब्रिंग फोर्थ, टू लीड आउट। इस प्रकार व्युत्पत्ति के आधार पर शिक्षा का अर्थ बालक की अंतर्निहित शक्तियों या गुणों को विकसित करके उसका सर्वांगीण विकास करने की क्रिया से है। हमारा अध्ययन है शिक्षा का अर्थ एवं क्षेत्र, यानी स्कोप एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा शब्द के प्राय दो अर्थ किए जाते हैं। पहला है विस्तृत अर्थ, जिसे रीडर मीनिंग कहते हैं, तथा दूसरा है संकुचित अर्थ, जो मोर एस मीनिंग कहते हैं। पहले हम लोग देखेंगे विस्तृत अर्थ। देखेंगे क्या देखेंगे? पहला हमारा विस्तृत अर्थ है, जो इस प्रकार है। इस अर्थ में शिक्षा हमारे जीवन में प्रत्येक अनुभव को सम्मिलित करती है। जॉन स्टुअर्ट मिल के शब्दों में जो कुछ भी मानव को मानव बनाने में सहायता पहुंचाता है, व्यक्ति वह बनाता है जो वह है, यह उसे वह बनने से रोकता है जो वह नहीं है। यह सब उसकी शिक्षा के ही अंग है। इस रूप में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली विकास की प्रक्रिया है। प्रत्येक वस्तु जिसके संपर्क में व्यक्ति आता है उस पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है। वे सभी प्रकार के प्रभाव जो चाहे जिस रूप में और चाहे जिस प्रकार के व्यक्ति पर पड़ते हैं, शिक्षा में सम्मिलित है। व्यक्ति अपने कार्यों द्वारा तथा दूसरे व्यक्तियों के कार्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अपनी प्रकृति
में विकास लाता है। इसके अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रूप से उनके व्यक्तित्व के ऊपर नियम, सरकार के प्रकार, औद्योगिक कलाएं, सामाजिक जीवन के रूप, भौतिक वातावरण के ऐसे अंग हैं जैसे जलवायु, मिट्टी के प्रकार, रहने की स्थिति तथा पाठशाला, मित्रगण परंपराएं, लोकगीत इत्यादि का भी प्रभाव पड़ता है। शिक्षा के विस्तृत अर्थ में ये सब प्रभाव जो मानव के व्यक्तित्व के परिवर्तन लाते हैं, जो इस प्रकार सम्मिलित हैं। दूसरा हमारा है संकुचित अर्थ। देखेंगे इस अर्थ में शिक्षा इस तात्पर्य उस शिक्षा से है जो बालकों को जानबूझकर समाज द्वारा अर्जित संस्कृति प्रदान करने में दी जाती है। मिल महोदय के अनुसार इस रूप में कहा गया है। मिल मिल द्वारा कहा गया था में शिक्षा वह संस्कृति जो हर पीढ़ी को इस योजना से प्रदान की जाती है, वह कम से कम इसी रूप में बनाए रखे और यदि संभव हो तो जो वृद्धि का स्तर प्राप्त हो चुका हो उसे ऊपर उठाएं। अगला हमारा परिभाषा है शिक्षा की परिभाषा, जो डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की परिभाषाएं निम्नलिखित होते हैं जो इस प्रकार है, अपना अपना अनुसार के लॉस द्वारा कहा गया है। बच्चा अपने माता पिता को और छात्र अपने शिक्षकों को शिक्षित करता है। प्रत्येक बात जो हम कहते हैं, सोचते या करते हैं, हमें किसी प्रकार के भी व्यक्तियों द्वारा कहीं सोची या की गई बात से कम शिक्षित नहीं करती है। इस व्यापक अर्थ में जीवन शिक्षा और शिक्षा जीवन है। दूसरा हमारा है जेएस मैकेंजी। जेएस मैकेंजी द्वारा क्या बोला गया है, व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है और जीवन के प्रायः प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में वृद्धि होती है। अगला हमारा प्रो डमविल के अनुसार क्या बोला गया है, शिक्षा का व्यापक अर्थ में वो सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। उसी प्रकार टी रॉमंड ने अपने अनुसार बोला है, संकुचित अर्थ में शिक्षा का प्रयोग बोलचाल की भाषा और कानून में किया जाता है। इसमें शिक्षा व्यक्ति के आत्मविकास और वातावरण के सामान्य प्रभाव के अपने में कोई स्थान नहीं देती है। इसके विपरीत इसके विपरीत केवल ये उनके विशेष प्रभाव अपना स्थान देती है जो समाज से अधिक आयु व्यक्ति जानबूझकर और नियोजित रूप में अपने छोटों पर डालते हैं, भले ही ये प्रभाव परिवार, धर्म या राज्य द्वारा डाले जाएं। किनका कहना था? तो टी रेमोंड द्वारा कहा गया था। अगला देखेंगे हमारा जेएस मैकेंजी क्या बोलते हैं, संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए चेतनापूर्वक किए गए किसी भी प्रयास से हो सकते हैं। इसी प्रकार अरस्तु को कहना है के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। क्या कहा है इन्होंने? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का ही निर्माण ही शिक्षा है। जैसे पर प्लेटो ने अपना अपना अनुसार दिया, शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा का वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके वे योग्य हैं, प्लेटो का कहना था। अगला है हमारा 8वां, जॉन डीबी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने वाली अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करते हैं। किनका कहना था? द जॉन डीवी। 9वां हमारा है हॉर्न के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति प्रतिक्रिया के रूप में प्रकृति, समाज एवं विश्व के चरम स्वरूप के सामंजस्य स्थापित करता है। अगला हमारा हम लोग देखेंगे भारतीय विद्वान के अनुसार, जो महात्मा गांधी के अनुसार या विवेकानंद के अनुसार कहा गया है या रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या क्या बोला गया है वो हम देखेंगे। तो पहला हमारा है
महात्मा गांधी के अनुसार महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। अगला हमारा है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार क्या बोले हैं? मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अगला हमारा क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या बोला है? सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचनाएं नहीं देती वरना एवं हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि के तादात्म्य स्थापित करती है। और हम लोग देखो शिक्षा की प्रक्रिया देखें। शिक्षा की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा रूपी प्रक्रिया के साथ विभिन्न शिक्षाविदियों ने विभिन्न विशेषण प्रयुक्त किए हैं। उनमें से प्रमुख प्रक्रियाओं का विवेचन नीचे प्रस्तुत किया गया है। जो पहला हमारा है, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया, एजुकेशन बिपोलर प्रोसेस। उनका एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया बताया है। एडम्स के अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करके उसके व्यवहार को विकसित और परिवर्तित करता है। द्विमुखी प्रक्रिया में दो व्यक्ति होते हैं। एक ध्रुव पर शिक्षक होता है और दूसरे पर शिष्य। दोनों के कार्यों का समान महत्व होता है। एक बोलता है, दूसरा सुनता है। एक पढ़ाता है और दूसरा पढ़ता है। एक पथ प्रदर्शन करता है, दूसरा अनुगमन करता है। उनके कार्यों का एक दूसरे से संबंध होता है। सहयोग के बिना वे अपने लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। उनके व्यक्तित्व एक दूसरे पर क्रिया और प्रतिक्रिया करते हैं। इसका परिणाम होता है शिक्षा। इसी प्रक्रिया को चलने के लिए शिक्षक और शिष्य को एक दूसरे को ज्ञान स्पष्ट होना चाहिए। शिक्षक को शिष्य के स्तर पर शिष्य को शिक्षक के स्तर पर पहुंचाना आवश्यक है। ऐसे किए बिना शिक्षा देने और शिक्षा लेने का कार्य नहीं चल सकता। इस प्रकार शिक्षा एक चेतन और विचारपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कर्ता और कर्म का संबंध होता है। दूसरा हमारा है शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया, जो एजुकेशन ट्रिपोलर प्रोसेस कहते हैं। सर J.E. एडम्सन द्वारा कहा गया है। उनके अनुसार जॉन एडम्सन की द्विमुखी प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं थे, तो उन्होंने उसके विपरीत शिक्षा के त्रिमुखी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार शिक्षा का सार व्यवस्थापनों में निहित है। उनका कहना है कि शिक्षा तथा उसके विश्व में संबंध कायम करती है। व्यक्ति का विश्व या जगत तीन प्रकार का है: प्रकृति, समाज तथा नैतिकता। क्वेश्चन इससे बनाया जाएगा कि विश्व जगत के तीन प्रकार का कौन सा संबंध कायम करती है? तो हमारा है प्रकृति, समाज तथा नैतिकता। ये तीनों जगत मानवीय अनुभव की तीन क्रियाओं, ज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा क्रियात्मक के अनुरूप है। उनका मानना है कि समाज तथा नैतिकता के जगत कुछ सीमा तक परस्पर आच्छादित है। बालक को पर्यावरण द्वारा परिवर्तित किया जाता है, परंतु वह भी अपने वातावरण को परिवर्तित करने के योग्य होता है। एडम्सन शिष्य, बालक तथा उसके पर्यावरण में प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करता है, जबकि एडम्सन अपनी द्विमुखी प्रक्रिया में शिक्षक तथा शिष्य के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करता है। एडम्सन शिक्षक या गुरु को एक बाहरी कारक स्वीकार करता है। उनके अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया व्यक्ति तथा उसके जगत के बीच चलती है, जिसमें शिक्षक इसके बाहर रहता है। शिक्षक शिक्षा की प्रक्रिया के बाहर रहकर वह एक प्रेक्षक या दर्शक प्रक्रिया के बाहर रहकर वह अपने प्रेक्षक या दर्शक, स्वार्थ साधक तथा बाधा उत्पन्न करने वाला होता है। वह इस प्रक्रिया में कभी नहीं रहता। एडम्सन के अनुसार शिक्षक तथा छात्र में द्विमुखी संबंध नहीं होता है।
वरन छात्र तथा उसके पर्यावरण जगत के बीच होता है। इसी प्रकार जॉन ड्यूवी ने कहा, शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया न मानकर त्रिमुखी प्रक्रिया मानता है। उसका कथन है कि शिक्षा में शिक्षक व शिष्य के अतिरिक्त एक तीसरा तत्व भी है। यह तत्व सामाजिक शक्तियाँ हैं। शिक्षा में इन तीनों तत्वों की पारस्परिक क्रिया निहित है। सामाजिक शक्तियाँ समाज या सामाजिक पर्यावरण के माध्यम से शिक्षक तथा शिष्य को विषय सामग्री देती है। इसी विषय सामग्री को हम विस्तृत अर्थ में शिक्षा क्रम कहते हैं। जॉन ड्यूवी के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका पर्यावरण को उपलब्ध कराने वाले की जो शिष्य की कार्य को संचालित है तथा उसकी प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करती है। अगला हम लोग देख लेंगे, तीसरा देखेंगे हम लोग, शिक्षा बहुमुखी प्रक्रिया, एजुकेशन मल्टीपोलर प्रोसेस। क्या बोलता है इसमें? आधुनिक युग में शिक्षा के अवधारणा को बड़े ही व्यापक रूप में अनुभव किया गया है। आज शिक्षा के प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं तथा सुविधाओं के अनुसार मनुष्य की समस्त आयुओं के अनुकूल बनाने पर बल दिया जा रहा है। इसीलिए उसे समस्त शिक्षा के वास्तविक प्रयोजन व्यक्तित्व अधिगम या स्व अध्यापन तथा स्व प्रशिक्षण का ध्यान में रखते हुए आरंभ से और एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था तक अभिव्यस्त किया जा रहा है। शिक्षा को शाला भवन की दीवारों में सीमित नहीं किया जा रहा है। सभी प्रकार की विद्यमान संस्थाओं में, चाहे वे अध्ययन के अभिकल्पित हो या ना हो, और सामाजिक तथा आर्थिक क्रियाकलापों के सभी रूपों का शैक्षिक प्रयोजन के प्रयुक्त करने पर बल दिया जाता है। इस दृष्टि से आज शिक्षा स्वयं एक विश्व भी है और विशाल विश्व का एक प्रतिबिंब भी है। शिक्षा की उपयुक्त अवधारणा ने विद्यालय तथा शिक्षक के एकाधिकार को समाप्त करने पर बल दिया जाता है। इसने विद्यालय के अतिरिक्त अन्य अनौपचारिक तथा निरौपचारिक या अनौपचारिकेतर साधनों को शिक्षा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया है। आधुनिक समाज में शिक्षा बहुविध साधनों के माध्यम से प्रदान तथा प्राप्त करने पर बल दिया जा रहा है। जैसे लोग ऑनलाइन टीचिंग हो गया, जो ट्यूशन जाकर पढ़ाते हैं, ये सब साधनों में बल दिया जा रहा है। शिक्षार्थियों को साधनों तथा प्रणालियों के बारे में चयन की स्वतंत्रता प्रदान की जा रही है। इनमें पूर्णकालिक शिक्षा, असंकालिक शिक्षा, पत्राचार द्वारा शिक्षा एवं सूचना के स्रोतों का प्रत्यक्ष उपयोग करने वाले स्वशिक्षा के अनेक रूप भी शामिल है। दूसरे शब्दों में शिक्षा की बंद तथा मुक्त पद्धतियों पर बल दिया जा रहा है। इनके अतिरिक्त विभिन्न शैक्षणिक क्रियाकलापों का भी प्रयोग किया जा रहा है। वैकल्पिक सलाह, बहुकायु सलाह तथा व्यक्तिगत रूप से निर्धारित शिक्षण का प्रयोग हो रहा है, जिनमें संरचनाओं तथा कार्यक्रम, पर्याप्त लचीलापन तथा स्व अधिगम केंद्र, कार्य अध्ययन योजनाएं तथा मुक्त विश्वविद्यालयों जैसी भी शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की जा रही है। आज की शैक्षणिक प्रक्रिया में लोगों को स्वयं को पढ़ाने में सहायता पहुंचाने के लिए नए प्रकार की संस्थाएं और सेवाएं, भाषाओं, प्रयोगशालाओं, तकनीकी प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं, सूचना केंद्र, पुस्तकालय तथा संबंध में सेवाओं, आधार सामग्री, बैंक, कार्यक्रमबद्ध तथा व्यक्तिक अध्यापन साधन जैसे श्रव्य दृश्य आदि के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है। इसी दृष्टि से शिक्षा की एक बहुमुखी प्रक्रिया में रूप देखा जाता है। फोर्थ हमारा है शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया, एजुकेशन सोशल प्रोसेस कहते हैं। शिक्षा सामाजिक कार्य है। शिक्षा क्या है? सामाजिक कार्य। इसका अर्थ है कि शिक्षा की प्रक्रिया सामाजिक है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को सामाजिक वातावरण में ही अत्यधिक लाभप्रद ढंग से शिक्षा दी जाती है। किसी व्यक्ति में अभिवृत्तियों तथा रुझानों का विकास समाज के जीवन की निरंतरता द्वारा ही संभव और इनका विकास प्रत्यक्ष
विश्वासों में, संवेगों तथा ज्ञान में माध्यम से संभव नहीं है। इनका विकास पर्यावरण के माध्यम से संभव है। पर्यावरण में वे समझ दर्शाएं निहित है निहित होती है जीवित प्राणी की क्रियाओं से संबंधित होती है। अतः जब व्यक्ति इन स्थितियों में भाग लेता है तब उसकी शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। जॉन ड्यूवी के शब्दों में भी सभी शिक्षा का प्रारंभ उस समय होता है जब व्यक्ति प्रजाति की सामाजिक चेतना में भाग लेता है। सामाजिक पर्यावरण में व्यक्ति क्रिया एवं प्रतिक्रिया करके शिक्षा प्राप्त करता है। जॉन ड्यूवी का कथन था, सामाजिक पर्यावरण में उसके प्रत्येक सदस्य की सभी क्रियाओं आ जाती है। इसका प्रभाव उतनी ही मात्रा में वास्तविक रूप में शिक्षाप्रद होता है जितना मात्रा में एक व्यक्ति अपने समाज की सहयोगी क्रियाओं में भाग लेता है। इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक वातावरण को वास्तव ही व्यक्ति की वास्तव में शिक्षित करता है। ऐसा प्राचीन समाज में भी था और समाज भी आज भी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, समस्त शिक्षा का जो पारिवारिक शिक्षा से प्रारंभ होती है, कार्य बालकों तथा किशोरों का समाजीकरण है। यह कार्य सामाजिक वातावरण के माध्यम से किया जाता है। इस वातावरण का चयनित एक नियंत्रित भाग है जो विद्यालय, ट्यूशन और कई प्रकार की संस्थाएं हैं जो नागरिक प्रशिक्षण तथा वैचारिक प्रशिक्षण कर्तव्यों का निर्वाह करता है और निर्वाह करता रहेगा। यद्यपि आज का सामाजिक वातावरण बहुत जटिल हो गया है, फिर भी इस विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ कि शिक्षा एक सामाजिक कार्य है। बच्चे अब भी परिवार तथा आस पड़ोस, साथी समूह आदि से अपना समाजीकरण करते हैं। अगला हम लोग देखेंगे शिक्षा के उद्देश्य में एम्स ऑफ एजुकेशन और इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन। देखें शिक्षा का व्यक्तित्व उद्देश्य क्या क्या है। पहला हमारा है व्यक्तित्व उद्देश्य का अर्थ। चलिए स्टार्ट करते हैं। संसार के विभिन्न समाजों में प्राचीन काल से लेकर आज तक शिक्षा के व्यक्तित्व उद्देश्य पर किसी न किसी रूप में विचार होता आया है, परंतु आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान की प्रगति के कारण इस उद्देश्य पर खास तौर पर बल दिया जाने लगा है। प्राचीन समय में यूनान के सेफिस्टो ने इस उद्देश्य का बलपूर्वक समर्थन किया था। आधुनिक समय में इसके समर्थक रूसो, फ्रॉवेल, पेस्टालॉजी और नन आदि हैं और इत्यादि में। इनमें नन का अर्थ का स्थान प्रमुख है। नन ने व्यक्तित्व उद्देश्य के महत्व पर बल देते हुए लिखा है कि शिक्षा को ऐसी दशाएं उत्पन्न करनी चाहिए जिनसे व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके और व्यक्ति का मानव जीवन का अपना मौलिक योग दे सके। शिक्षा के इस महत्वपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य, समाज, शिक्षा संस्थाओं के आदि सभी को प्रयत्न करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे बालकों की रुचियां, प्रवृत्तियां और आवश्यकताओं को ध्यान में रख ऐसी दशाएं उत्पन्न करें जिनसे उनकी व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो और भविष्य में सुखी जीवन व्यतीत कर सके। सभी का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए बालकों का स्वतंत्र रूप से अपनी प्रगति का अवसर देना। यूकेन ने व्यक्तित्व की जैविकता अर्थ न देकर आध्यात्मिकता अर्थ दिया। उसका कथन है कि व्यक्तित्व का अर्थ है आध्यात्मिकता। इसके साथ साथ हम यूकेन की व्यक्तित्व की धारणा को भी स्वीकार कर सकते हैं। ना तो हम आध्यात्मिकता या व्यक्तित्व के साथ जन्म लेते हैं और ना हम प्रारंभ से ही व्यक्तित्व वाले मनुष्य होते हैं। हमें केवल व्यक्तित्व का निर्माण करने की शक्ति होती है। इस प्रकार यूकेन के मतानुसार आध्यात्मिक व्यक्तित्व और व्यक्तित्व जन्मजात नहीं होते हैं एवं उन्हें प्राप्त किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा के व्यक्तित्व के उद्देश्य का अर्थ है उत्तम व्यक्तित्व और आध्यात्मिक व्यक्तित्व
का विकास हमारे इस कथन की पुष्टि J.S. रॉस के इन शब्दों से हो जाती है। शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य का अर्थ हमारे स्वीकार करने के योग्य से है। वह केवल महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और आध्यात्मिक व्यक्ति के विकास है। दूसरा हमारा है व्यक्तित्व उद्देश्य के रूप। शिक्षा के व्यक्तित्व रूप पे दो रूप हैं, जो आत्माभिव्यक्ति और दूसरा है आत्मानुभूति। पहला हमारा है आत्मव्यक्ति का उद्देश्य क्या है। जो शिक्षार्थी व्यक्तित्व विकास को अतिवादी रूप में मानते हैं, उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आत्मव्यक्ति है। उसका अर्थ है कि वे आत्म प्रकाशन पर विशेष बल देते हुए उनका कहना है कि व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार जैसे चाहे भी कार्य का व्यवहार कर सकता है, भले ही उसे दूसरों को हानि हो। मन विश्लेषणवादियों का कहना है कि आत्म प्रकाशन से व्यक्ति का मस्तिष्क रोग में मुक्त हो जाता है और उसे स्वतंत्र रूप से विकसित होने का अवसर मिलता है। दृष्टिकोण से आत्म प्रकाशन उद्देश्य भले ही ठीक मान लिया जाए, परंतु इसे पाशविक प्रवृत्तियों का विकास होता है। तो थैंक यू। आज वीडियो लंबा हो जाएगा, तो अगले वीडियो हम लोग देखेंगे, इसी से रिलेटेड आगे देखेंगे हम लोग। काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो थैंक यू। जो इस चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक एंड फॉलो ज़रूर करें। सो थैंक यू।